और ये आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट गुरु अभिषेक। तो आज जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं वो है अपना क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो यहाँ पे हम अपना बिना समय गवाएं आगे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो देखिए बेटा इस चैप्टर में है क्या क्या। तो देखिए बेटा आप सभी जानते हैं कि हम केमिस्ट्री में ढेर सारे अपने एलिमेंट्स पढ़ते हैं। तो हमारे केमिस्ट्री में टोटल 118 एलिमेंट्स है टिल नाउ। तो ये सारे एलिमेंट्स बेटा एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और ढेर सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। अब इन सारे कंपाउंड्स को हम केमिकली डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड which are acid base and salts। तो इनको केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इन कंपाउंड को हम केमिकली डिस्टिंग्विश कर देते हैं और इन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है यहाँ पे जो कि अपने पास एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो देखिए यहाँ पे तो फटाफट अपने सभी रजिस्टर निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए। तो करना क्या है आपको, जितना भी मैं चीज करवा रहा हूँ ये आपको राइट डाउन करना है अपने रजिस्टर में, नोट्स बनाते हुए चलना है ताकि आपके पेपर के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके तो देखिए यहाँ पे compounds are distinguished on the basis of their chemical properties such as कौन सी को केमिकल प्रॉपर्टीज है, एसिड, सेकंड वन इज बेस एंड थर्ड वन इज सॉल्ट्स। तो पहले हम यहाँ पे स्पेसिफिकली एसिड और बेसिस के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। सॉल्ट को हम बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम यहाँ पे एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, इसको हम किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे कंपाउंड जो एसिड है या बेस है, इन सब के बारे में आज हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तो किसी भी कंपाउंड को केमिकली डिस्टिंग्विश हम कैसे करेंगे कि ये कंपाउंड जो है अपने पास गिवन जो कंपाउंड है अपने पास वो एसिड है या बेस है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ होते हैं बेटा इंडिकेटर्स, ठीक है। तो to distinguish that to identify whether the given compound is an acid or base, we have तो हमारे पास क्या बेटा इंडिकेटर्स। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ होते हैं बेटा इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं इंडिकेटर्स होते क्या है बेटा। तो नाम से पता चल रहा है जो इंडिकेट करे, इंडिकेटर्स आर व्हाट, जो इंडिकेट कर रहे हैं हमें कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। तो इन्हीं को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। सो इंडिकेटर होते क्या है, इट इज अ डाई which changes its color when they react with an acid or base। तो इंडिकेटर क्या होते हैं बेटा, ये स्पेशली डाई होते हैं जो अपना कलर चेंज कर देते हैं, चेंजेस इट्स कलर व्हेन दे रिएक्ट विद एन एसिड और बेस। तो इंडिकेटर क्या है, ये डाई है जो अपना कलर चेंज करके, कलर जैसे इनका कुछ भी होगा पहले और बाद में जैसे ही वो एसिड या बेस के साथ संपर्क में आते हैं, उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपने कलर को चेंज कर देते हैं। तो उसका कलर चेंज हो गया, हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। तो देखिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। इंडिकेटर्स भी अपने पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, नेचुरल जो हमें नेचर से हमें मिल जाता है, और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल इंडिकेटर में आता है बेटा लिटमस पेपर। ये अपना क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। क्यों ये नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि हमें नेचर से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ये स्पेशली एक ट्री के या प्लांट है अपना जिससे ये एक्सट्रैक्ट होता है कॉल्ड लाइचन प्लांट। इट इज एक्सट्रैक्टेड from a plant
कॉल्ड लाइचन। लाइचन एक प्लांट होता है, उसी से ये एक्सट्रैक्ट होता है बेटा, ध्यान रखना है आप सभी को। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे बेटा, तो सबसे पहले हमने कहा नेचुरल इंडिकेटर जो कि अपने पास लिटमस पेपर है। दूसरे टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में हम यहाँ पे जो एनसीईआरटी में हमारे पास गिवन है वो दो टाइप के इंडिकेटर गिवन है। फर्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, and second one is phenolphthalein, PH phenolphthalein। तो दो अपने पास है सिंथेटिक इंडिकेटर which are methyl orange, second one is phenolphthalein। तो यहाँ पे हम इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अपने पास नेचुरल इंडिकेटर जो है वो लिटमस पेपर है, सिंथेटिक इंडिकेटर जो है वो अपने पास मिथाइल ऑरेंज है और phenolphthalein है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा लिटमस पेपर, ठीक है। तो अगर मैं लिटमस पेपर की बात करूं बेटा, यहाँ पे आ जाते हैं लिटमस पेपर, डाल दो सभी लिटमस पेपर। तो देखो बेटा यहाँ पे लिटमस पेपर जो होता है इसका जो न्यूट्रल कलर है, न्यूट्रल कलर अगर इसकी बात करें तो इसका न्यूट्रल जो नेचुरल कलर होता है बेटा वो पर्पल होता है, पर्पल। तो ये इसका न्यूट्रल कलर है बेटा, ठीक है। बट हम यहाँ पे न्यूट्रल कलर इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप अपने लेबोरेटरी में जाएंगे वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कोई भी गिवन कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है, तो आपका एग्जामिनर जो होगा या जो टीचर होगा बेटा वो आपको दो टाइप के लिटमस पेपर प्रोवाइड करेगा। वो होता है, एक होता है लिटमस पेपर आपका रेड लिटमस पेपर और एक होता है आपका इस टाइप का होगा, और एक होगा आपका रेड लिटमस पेपर और दूसरा होगा आपके पास ब्लू लिटमस पेपर। क्लियर है? तो दो टाइप के आपके पास लिटमस पेपर होंगे, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। पर्पल नहीं होता है, ठीक है, बट जबकि इसका न्यूट्रल कलर क्या है, पर्पल है। हम करते क्या है, जो हमारे पास लिटमस पेपर होता है उसमें हम कलर मिला देते हैं। ये अपने हम सिंपलिसिटी पर्पस के लिए करते हैं ताकि कलर इजीली चेंज हम हो तो हम उसको डिटेक्ट कर पाए, इसलिए हम उसको जनरली लिटमस पेपर को हम कलर कर देते हैं रेड से और ब्लू से, ठीक है। अब ये जो है रेड लिटमस पेपर जब एसिड या बेस के कांटेक्ट में आएगा, तो जब रेड लिटमस पेपर आपका बेस के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, कोई भी बेस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है, तो इसके कांटेक्ट में आने की वजह से, बेस के कांटेक्ट में आने की वजह से ये अपना कलर चेंज कर लेता है और ये बन जाता है ब्लू कलर का, ठीक है। तो इसका रेड कलर किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर का। सो इट विल इंडिकेट द गिवन कंपाउंड इज बेस, ओके। सो व्हेनेवर red litmus paper it comes in contact with base, it will change its color from red to blue, and when red litmus paper it comes in contact with acid it does not change its color। मतलब ये कलर कोई भी चेंज नहीं करेगा, अपने ओरिजिनल कलर में रहने वाला रेड कलर में, ठीक है। और वैसे ही सेम ब्लू लिटमस पेपर जब अपना एसिड के संपर्क में आता है, एसिड के कांटेक्ट में आता है बेटा, तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। ये अपना कलर किसमें चेंज कर देगा, रेड कलर में। तो जैसे ही कलर में चेंज आएगा, अगर सपोज आपने ले लिया से दिस इज अ ब्लू लिटमस पेपर और आपने क्या करा बेटा, सबसे पहले इस पे बेस डाला, बेस डालने से ब्लू में कोई ब्लू लिटमस पेपर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका कलर क्या रहने वाला है, ब्लू ही रहेगा। अब जैसे इस पे आपने एसिड डाला, ठीक है, एसिड डालते ही ब्लू लिटमस पेपर किसमें चेंज हो जाएगा, रेड में। तो रेड में चेंज होते ही आपको क्या पता चल गया कि आपने जो गिवन कंपाउंड है अभी जो आपने डाला है वो कौन सा है, बेस नहीं है सर, एसिड है। क्लियर है सबको? तो एसिड या बेस हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं लिटमस पेपर में, वो आप सभी को पता चल गया। अब आपने देखा मिथाइल ऑरेंज के, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं बात करूं तो डाल लेते हैं मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर होता है बेटा ऑरेंज, मिथाइल न्यूट्रल कलर इज ऑरेंज, तो इसका ऑरेंज है बेटा, न्यूट्रल कलर, ठीक है। देखो मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज से याद रखना है आपको, इसका न्यूट्रल कलर क्या है, ऑरेंज। तो ये मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर बेटा ऑरेंज कलर में ही पाया जाता है। अब आपको क्या करना है बेटा, तो जैसे ही आप इसमें एसिड डाल दो, ठीक है ना, मिथाइल ऑरेंज में आप जैसे ही एसिड डालोगे तो ये कलर चेंज कर देता है, बन जाता है लाल कलर का, रेड कलर। क्लियर है? तो मिथाइल ऑरेंज जो कि अपना ऑरेंज कलर का है, when it comes in contact with acid it will change its color into red color।
तो आपको पता चल गया, इंडिकेट हो गया, आपको कलर कैसे चेंज हुआ, इट इंडिकेट्स दैट the given compound is an acid, ठीक है। और वैसे ही जब आप इसमें बेस डालोगे बेटा, ठीक है, बेस डालने पे क्या होता है, इसमें कोई भी कलर में चेंज नहीं आता, ठीक है ना। बेस फाइन, बेस डालने पे इसमें ये कलर चेंज हो जाता है, इसका बन जाता है येलो कलर, ठीक है, येलो कलर बन जाता है। तो जैसे ही आपने बेस डाला इट बिकम्स येलो कलर, और एसिड डालने पे ये किस कलर में आ जाता है, रेड कलर में, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट इसको, या यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। तो अब बात करते हैं बेटा फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन देखते हैं बेटा। फिनोप्थलीन का जो न्यूट्रल कलर होता है, न्यूट्रल कलर, ये होता है बेटा कलरलेस, बिना कलर का होता है ये, ठीक है। तो फिनोप्थलीन जो होता है बेटा इट इज कलरलेस। फिनोप्थलीन जो में पाया जाता है ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, और जो कि कलरलेस होता है बेटा, इसका न्यूट्रल कलर कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो जैसे ही बेटा ये आएगा संपर्क में अपने एसिड के साथ, ये कलर चेंज नहीं करता, ठीक है, ये कलरलेस ही रहेगा, कलरलेस। और जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है ये अपना कलर चेंज कर देता है और बन जाता है पिंक पिंक, ठीक है ना, पिंक पिंक याद रखना है आपको। तो बेटा फिनोप्थलीन जो है अपना ये न्यूट्रल कलर इसका क्या होता है, कलरलेस, और जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आता है ये कलरलेस हो जाता है, जैसे ये बेस के कांटेक्ट में आएगा कलर कैसा चेंज हो जाता है, पिंक। तो याद रखना है। तो बेटा जल्दी से ये सभी अपने पॉज करो वीडियो को, और जल्दी से इसको आप नोट्स बनाओ फटाफट जल्दी। चलो जी बेटा ये सब हो गया, तो इसको रब करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना, ये अभी हमने देखे इंडिकेटर। तो दूसरा भी एक और इंडिकेटर होता है इसके अलावा, वो क्या रहता है बेटा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो अभी हम जान लेते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता क्या है, फटाफट इसको रिवीजन कर लो तब तक, टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा 10वीं क्लास से आप सभी की। तो देखते हैं हम इसके बाद हमारे पास दूसरा इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो देखते हैं बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, नाम से हमें पता चलता है ऑल्फैक्टरी, इट इंडिकेट्स या इट रेफर्स टू स्मेल, ठीक है, स्मेल। तो बेटा ऑल्फैक्टरी जो है वर्ड ये रेफर करता है कि इट इंडिकेट्स स्मेल। तो बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, ठीक है, वो जो ऐसे इंडिकेटर्स, हर इंडिकेटर के पास अपना कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल को चेंज कर लेते हैं व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड और बेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, these indicators changes its characteristics smell when it reacts with acid or bases, acid or base, ठीक है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को चेंज कर देते हैं जब वो एसिड या बेस के साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो अपने पास यहाँ पे एग्जांपल है बेटा अनियन, घर में सबके होता है प्याज, प्यारा प्यारा प्याज, तो ये घर में होता है बेटा हम सबके। तो अनियन जो है बेटा ये क्या है, अपना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम करता है। तो अनियन को कभी स्मेल करके देखो आप सब, कितनी अच्छी खुशबू आती है ना। तो अनियन जो है बेटा इसको आप स्मेल करोगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, ठीक है। जब इसमें आप क्या करोगे बेटा, जब इसमें आप बेस डालोगे, ठीक है, तो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को क्या करता है, चेंज कर देता है, और जब एसिड डालते हैं तब ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। तो बेस डालने पे, बेस कोई भी बेस ले लेना, जैसे जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है,
जैसे ये बेस डालोगे इसकी कैरेक्टर स्मेल होगी, स्मेल चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। जो भी इसकी सुगंध आपको पहले आ रही होगी, पहले सूंघ के देख लेना अच्छे से, ठीक है। उसकी कैरेक्टर स्मेल आपने सूंघ ली, फील करो, सूंघ लो, ठीक है, सूंघ लिया। अब इसमें क्या करो बेटा, आप बेस डालो। अब बेस डालने के बाद थोड़ी देर बाद आप इसको फिर से सुगंधित कर लो, ठीक है। जैसे ही आप इसको स्मेल करोगे तो पहले जो स्मेल थी और जो अब स्मेल आ रही है उसमें वो स्मेल चेंज हो गई होगी। तो इस तरीके से इसने ये इंडिकेट कर दिया कि अपना जो हमने, ठीक है, जो भी कंपाउंड जो अपना है उसमें हम जब एसिड डाल रहे हैं या बेस डाल रहे हैं तो स्मेल चेंज होने से हमें पता चल गया ना कि वो क्या है, एसिड है या बेस है अपने को, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एसिड डालोगे, कोई भी एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो आप, तो नो चेंज इन स्मेल, नो चेंज इन स्मेल, ठीक है। तो ये अपना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है बेटा। वैसे ही वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, वनीला एक्सट्रैक्ट, तो ये भी अपना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। बेस डालोगे ये अपना स्मेल को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। एसिड डालोगे, जैसे एसिड अच्छे डाल लो, कोई भी डाल लो, सल्फ्यूरिक एसिड डाल लो, बेस डालोगे तो नो चेंज इन स्मेल, ठीक है, तो नो चेंज इन स्मेल। तो ये थे बेटा अपने इंडिकेटर्स। तो दो टाइप के हमने इंडिकेटर्स पढ़े, हमने देखा सबसे पहले अपने पास ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं बेटा, वो एलिमेंट एक दूसरे के साथ ब्रेक करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, उन कंपाउंड्स को हम डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड और बेस को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और तीसरे टाइप के इंडिकेटर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो फटाफट इसको नोट करो, रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं जल्दी। इसके आगे डिटेल में हम पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। तो एसिड्स यहाँ पे डालेंगे, एसिड्स क्या होते हैं इसके बारे में। तो देखो बेटा यहाँ पे एसिड्स की अगर हम बात करें तो एसिड्स जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं आपके। एक होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, तो एक की बात करेंगे हम वो है अपने ऑर्गेनिक एसिड्स। दूसरे होते हैं बेटा आपके मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स। तो देखो ऑर्गेनिक एसिड्स की अगर हम बात करें बेटा, तो ऑर्गेनिक एसिड्स नाम ही वर्ड आपको पता है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब जो हमें नेचर से हमें मिलता है उसको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। तो बहुत सारे एसिड्स जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। जबकि मिनरल एसिड्स वो हैं जो हम मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनको हम मैन मेड होते हैं ये एसिड्स, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक एसिड्स, these acids are found naturally in plants and animals। तो बेटा ये आपने नेचुरली फाउंड होते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और जबकि these are obtained from earth minerals, earth minerals and are man made, ये आदमी बनाता है बेटा इनको, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करूं तो ढेर सारे अपने पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें बेटा ऑर्गेनिक एसिड की, यहाँ पे बताता हूँ आपको, जैसे ऑर्गेनिक एसिड डाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है अपना सिट्रिक एसिड, ठीक है ना, जो हमें लेमन से या फिर ऑरेंज से, तो जितने भी खट्टे फूड होते हैं बेटा उन सब से हमें ये सिट्रिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो लेमन क्या होता है, खट्टा होता है, ऑरेंज क्या होता है, खट्टा होता है, सोर होता है टेस्ट में। सो दीज आर सिट्रिक एसिड आर फाउंड इन लेमन एंड ऑरेंजेस। दूसरा जैसे है आपके पास लैक्टिक एसिड, ये भी अपना ऑर्गेनिक एसिड है। लैक्टिक एसिड जो होता है हमें कर्ड से, ठीक है ना, दही हो गई, दही से हमें लैक्टिक एसिड होता है, दही में अपना प्रेजेंट जो होता है लैक्टिक एसिड होता है। फिर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये हमें मिलता है बेटा विनेगर से, ठीक है ना, विनेगर सिरका, घरों में होता है ना सबके सिरका, तो ये आपका एसिटिक एसिड हमें वहीं से मिलता है, उसमें प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड विनेगर बनाने में, ठीक है। फिर आ गया आपका टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड, तो ये आपका टैमारिंड, टैमारिंड हो गया या फिर सोर ग्रेप्स हो गए, ठीक है ना, तो ये आपका उसी से मिलता है। तो टैमारिंड मतलब इमली, इमली हो गई या खट्टे जो आपके ग्रेप्स होते हैं बेटा अंगूर,
उनसे उनमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, टार्टारिक एसिड होता है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, तो ये भी एक आपका ऑर्गेनिक एसिड है जो हमें किससे मिलता है, टोमेटोज, ठीक है। तो टोमेटोज में अपना कौन सा प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये सारे अपने क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है बेटा, ठीक है। एक और होता है जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, या फिर इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है मीथानोइक एसिड, मीथानोइक एसिड। तो बेटा ये प्रेजेंट होता है आपका आंट और बी स्टिंग, ठीक है। चींटी हमें काट लेती है, मधुमक्खी हमें काट लेती है, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, तो होता है ना जलन सी बस्तियां में, वो किसकी वजह से बेटा, क्योंकि जो आंट स्टिंग करती है या बी स्टिंग करती है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर एक टाइप का केमिकल जो कि आपका क्या होता है, एसिड, उसको हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है। वो केमिकल क्या करता है, जिसकी वजह से हमें वहां पे जलन मचती है, ठीक है। वो कौन सा केमिकल है, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथानिक एसिड। तो ये ऑर्गेनिक एसिड है। अब ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, दीज आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स, इसको हम इजीली हम ड्रिंक पर्पस में ले सकते हैं, हम इसको खा सकते हैं, ठीक है ना। सो नोट डाल के याद रखना है आपको, ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट हार्मफुल टू ईट एंड ड्रिंक फॉर ह्यूमंस, ठीक है ना। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है बेटा, ये हम आराम से खा सकते हैं और पी सकते हैं इन सबको। तो देखो ये सभी आप चीजें खाते हो ना, टोमेटो खाते हो, ऑर्गेनिक एसिड है, क्या बेटा इमली खाते हो बेटा, इमली नहीं खाते, कहते हैं नहीं खाते, लड़के हैं कैसे खाएंगे। तो बेटा गोलगप्पे कभी खाए होंगे, अंगूर खाए होंगे, ये आपका क्या प्रेजेंट होता है, टार्टारिक एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर, ठीक है, घरों में आपका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है विनेगर, एसिडिक एसिड है उसमें, खाते हैं, दही हम खाते हैं, लैक्टिक एसिड है। तो ये सब जो है अपने ऑर्गेनिक एसिड है, ये हम इजीली अपने ईटेबल पर्पस में ले सकते हैं, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। जबकि अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे मिनरल एसिड्स की, ठीक है, मिनरल एसिड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये हार्मफुल एसिड्स होते हैं, ये काफी पावरफुल एसिड्स होते हैं। अगर हम बात करें तो ये इतने पावरफुल होते हैं कि अगर हम उनको खा लें तो बस शराब बन सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये पावरफुल एसिड्स हैं अपनी। तो these are obtained from earth minerals and are not man-made, ठीक है ना। तो जैसे इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें बेटा, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेटा नाइट्रिक एसिड। जैसे एक और हम बोल देते हैं H2SO4, इसको कहते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो होता है बेटा, तो हो गया जी नोट। तो जल्दी से यहाँ पे देखना अपने H2SO4 जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं। तो बेटा ये जो मिनरल एसिड हमने जाना, तो ये मिनरल एसिड ध्यान रखना है, नोट में डाल के दीज आर हार्मफुल, दीज आर हार्मफुल फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। तो नोट में डाल लेना ये आप बना के कि आपका ड्रिंकिंग और ईटिंग पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा, ये आप जैसे आप इसको खाओगे या पियोगे तो ये आपकी आंतों को जला देगा, ठीक है, इंटेस्टाइन गया, समझ में आ गया। तो फटाफट ये नोट करो, पॉज करके जल्दी से नोट कर लो। तो रब करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो आज से इसमें लास्ट टॉपिक पे आते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। एसिड जो होते हैं फिर दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक होता है आपका डाइल्यूट एसिड, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ अगर मैं बोलूं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे कौन ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो एसिड जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है आपका वीक एसिड। तो ये तो हो गया स्ट्रेंथ के बेसिस पे और ये हो गया कंसंट्रेशन के बेसिस पे।
कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, पावर के बेसिस पे जो आपका एसिड होता है दो तरीके का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो देखो बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे बेटा अपने पास है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो नाम से पता चल गया ये क्या होता है, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है ना। इसमें H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो HCl हो गया, ठीक है, आपका H2SO4 हो गया, फिर HNO3 हो गया। तो जितने भी आपके मिनरल एसिड्स थे बेटा, मिनरल एसिड्स वो क्या है, अपने स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं पे वीक एसिड, जैसे सबसे वीकेस्ट एसिड जो है वो आपको ध्यान रखना है, वो है आपका एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक, फिर टार्टारिक एसिड, ये सारे आपके जो है, आप ये भी डाल सकते हो ऑर्गेनिक एसिड। तो ये सारे के सारे क्या है, वीक एसिड है। तो नोट में डाल के याद रखना, एक चीज क्वेश्चन आ जाता है कई बार, weakest acid among all acids, वो कौन सा आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड इज द वीकेस्ट एसिड among all acids। तो सारे एसिड्स में सबसे जो वीक है वो एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड है। अब इसके बाद आ जाते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। तो हमने पढ़ा दो टाइप के अपने एसिड होते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, एक होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो देखो बेटा those acids in which amount of water is less than the acid are called concentrated acid, ठीक है। तो ऐसा एसिड जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन वो कम है एसिड के कंपैरेटिव, उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। जबकि दूसरा होता है बेटा डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट मतलब उसमें पानी मिला दिया गया। तो एसिड है अपने पास, उसमें आप ज्यादा पानी मिला दो, एसिड से ज्यादा पानी मिला दिया तो वो डाइल्यूट हो जाता है, तो उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो दोज एसिड्स in which amount of water is more than the acid are called dilute acid, ठीक है ना। तो ऐसे सारे एसिड जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसिड, उनको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो देखो बेटा हम जो मार्केट से परचेज करते हैं वो, ठीक है, हम अपनी लेबोरेटरी में जितने भी आप जाओगे, अगर आपने साइंस ले रखी है या 9th में जो भी हम प्रैक्टिकल्स करते हैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स, तो उसमें अगर हम एसिड इस्तेमाल करते हैं तो वो मेनली आपका डाइल्यूट एसिड होता है। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी टीचर आपके हाथ में नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये काफी पावरफुल एसिड है। जैसे ही आपके अगर बॉडी के साथ टच होता है या आपके कपड़ों में गिर जाता है तो ये थोड़ा फट से वहां पर बर्न कर देगा आपको, ठीक है, जला देगा, ठीक है, स्किन आपकी बर्न हो जाएगी। तो ये हार्मफुल है इसको हैंडल करना, तो इट इज वेरी हार्मफुल टू हैंडल फॉर स्टूडेंट्स। तो इसीलिए जो टीचर होता है जनरली आपको देगा ही नहीं कभी स्कूल में, ठीक है। डाइल्यूट एसिड हम ज्यादातर स्कूल में इस्तेमाल करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि एसिड जो है अपना खत्म हो गया, ठीक है, डाइल्यूट एसिड है नहीं, अब हमें हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड का स्टॉक है, तो उससे हमें डाइल्यूट एसिड बनाना है। आप कैसे बनाएंगे, तो वहां पे क्या करते हैं बेटा, हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें पानी मिलाना है। ये तो आप सभी जानते हो कि होता क्या है, डाइल्यूट एसिड में ज्यादा पानी होता है एसिड के कंपैरेटिव, तो पानी मिलाओ। बट ध्यान क्या रखना है आपको, नोट क्या करना है यहाँ पे, नोट है बेटा अपने पास ये बीकर है जिसके अंदर एसिड है, सपोज ये एसिड है, ठीक है, और यहाँ से आप पानी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, वाटर, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग वे, ये गलत तरीका है, ठीक है। कभी भी एसिड बीकर में होगा ऊपर से पानी नहीं डालना है आपको, ठीक है। आपका सही तरीका क्या है, ये आपके पास बीकर है जिसके अंदर वाटर भर दो आप ज्यादा क्वांटिटी में, ऊपर से एसिड डालो। सो दिस इज राइट वे, सही तरीका ये रहेगा, ठीक है। क्यों, अब समझना जरा, नोट डाल के लिख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, कि
we cannot add water into acid. We can always add acid into water. ठीक है ना, हम वाटर को कभी भी एसिड में ऐड नहीं करते. सो देखो, we cannot add water into acid to make dilute acid, because when we add water into acid, then highly exothermic reaction takes place and large amount of heat evolve, which turns water into steam and splash some acid into your clothes or face, which can cause burn. ठीक है ना. तो बेटा यहाँ पे हम क्यों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में आता है और स्कूल में टीचर जरूर देता है. ध्यान रखो क्या है क्वेश्चन, कि हमें कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए. क्यों नहीं डालना चाहिए, सोचो जरा. बेटा आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर एसिड भरा है. अभी एसिड जो है बीकर के अंदर लार्ज क्वांटिटी में है और आप ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डाल रहे हो. तो जैसे ही वाटर जाता है एसिड के अंदर तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है. अब ये इतनी ज्यादा हीट होती है कि जो वाटर गिरता है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देता है तुरंत ही. अब ये स्टीम के साथ कुछ जो आपकी एसिड्स की ड्रॉपलेट्स है बेटा वो उड़ती हैं और आपके फेस पे आके गिर सकती हैं या आपके क्लोथ पे गिर सकती हैं, जिसकी वजह से आपको बर्न इंजरी हो सकती है. इसलिए कभी भी आपको, जब आपको डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है बेटा, वाटर को नहीं डालना है ऊपर से एसिड के अंदर. आपको क्या करना है, अब सुनो ध्यान से, आपको क्या करना है बेटा, बीकर लेना है जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में आपको वाटर फिल कर लेना है. अब एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है. और ठीक है, आपने टेबल रखा, टेबल पे बीकर रखा, बीकर में पानी है, ऊपर से एक हाथ से आप एसिड डालो, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है. ऐसे नहीं कि पूरा एकदम से रट दिया तो फिर फायदा नहीं होगा. ठीक है, आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है और साथ ही एक हाथ में आप ले लो. ठीक है, स्टिर करना है आपको कंटिन्यूअसली. ठीक है ना, आपने ले लिया, कोई भी वहां पे रॉड रखी होती है, रॉड ले लिया, उससे आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाला और कंटिन्यूअसली आप स्टिर करते रहो ताकि जो हीट निकल रही है वो डायरेक्टली, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है बीकर के अंदर, वो सारा का सारा अमाउंट जो है हीट का उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. तो हीट ज्यादा नहीं निकलेगी आपकी. ठीक है ना, तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा वहां पे. तो इस तरीके से आपको बनाना है. समझ में आ गया? तो जल्दी से ये नोट करो, तो ये नोट कर दो. तो बेटा अगर पसंद आ रहा है आपको, मैं और वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगा. तो आपको करना क्या है, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. ठीक है, ओके बेटा, गुड बाय.